गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए गए हैं। और देखिए, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि आज आप लोगों के लिए ये लेवल 3 का प्रोग्राम है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि लेवल 3 का मतलब हुआ कि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, केवल आपकी एक फिनिशिंग बाकी है और एक फास्ट रिवीजन आपका बचता है। ठीक है ना जी। तो आप लोग जरा इन प्रश्नों को देखिए। इन प्रश्नों को लाया गया है आप लोगों के लिए, और इन प्रश्नों को जो डिज़ाइन किया गया है खासकर वो 2016, ध्यान दीजिएगा, ये 2016 में हुए और 2022 में जो पेपर हुए हैं उनके मॉडल पर, उनके पैटर्न पे इनको सेट करने की कोशिश की गई है। आप लोग फटाफट प्रश्नों को देखिए जी। देखिए, पहला प्रश्न है, आप लोग देखिए, पहले प्रश्न को आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अपना जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट आप लोग करते रहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। जल्दी से आप लोग फटाफट पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ जी। पढ़िए। देखिए, आप लोग चारों विकल्प आप इसमें से ABCD में से आप लोग अपना सिलेक्ट कीजिए सही उत्तर। राइट, पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ। व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। देखिए जी, इसी तरह के प्रश्न सेट होते हैं। अब पैटर्न बदल चुका है, जिस हिसाब से 2016 और 2022 में प्रश्नों को पूछा गया था, उस पैटर्न पे प्रश्नों को सेट करने की कोशिश की गई है। एक बार आप नज़र देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। ये प्रश्न आप सब लोगों के लिए हैं जी। राइट, आप अपने आप को परखिए कि आपकी तैयारी किस हद तक मजबूत है और आपके ड्रॉबैक क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं जी। राइट, ध्यान देना। चलिए मैं आप लोगों को फटाफट अपने विषय पर आते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आप लोगों के लिए है। आप लोग पढ़ लिए हैं ना जी सवाल। ओके, क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। कहता है कि एक एपिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, यानी एपिक का विशिष्ट गुण क्या नहीं है। मैं विकल्प को पढ़ता हूं, फटाफट ध्यान दीजिएगा। एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन एलिवेटेड स्टाइल। An epic does not recount the deed of legendary or historical hero। ध्यान देते रहिए, बताइएगा सही विकल्प आप लोग। An epic is written or on serious subject and its hero is not a common man। An epic is divided into many book। यानी ये पूछ रहा है कि एपिक में क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है ना जी। What is not element of an epic, what is not characteristic of an epic। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, अब मैं पढ़ रहा हूं। एन एपिक इज लॉन्ग नैरेटिव, यानी एपिक जो होता है वो जी लॉन्ग नैरेटिव होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम होता है और इन एलिवेटेड स्टाइल, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक एपिक का होता है। और पूछा क्या जा रहा है, क्या नहीं होता है। ठीक, तो ये होता है। और कहते हैं एन एपिक डज नॉट रिकाउंट। एक एपिक जो होता है, रिकाउंट का मतलब होता है कहानी बताना। ठीक है ना जी, यानी आप कह लो तो इसका यही मतलब हुआ नरेट, वर्णन करना जी। ठीक है, ओके। एन एपिक डज नॉट रिकाउंट द डीड्स ऑफ अ लेजेंडरी और हिस्टोरिकल हीरो। कह रहा है कि एक एपिक जो है वो लेजेंडरी या हिस्टोरिकल हीरो के कारनामों को, उनके डीड, उनके कार्यों का जो है वो कहानी नहीं सुनाता है, उसका वर्णन नहीं करता है। तो यही जी नहीं है। ठीक है जी, ओके। यानी कि आप कह सकते हो कि यही उत्तर आपका जी सही है, ये चीज नहीं होता है। और एन एपिक इज रिटन ऑन सीरियस सब्जेक्ट। तो एपिक तो सीरियस सब्जेक्ट पर ही लिखा जाता है। एंड इट्स हीरो इज
नॉट अ कॉमन मैन। और इसका हीरो जो है वो कॉमन मैन नहीं होता है जी, इसका हीरो जो होता है वो नेशनल हीरो होता है ना। हीरो जो होता है ऑफ नेशनल और कॉस्मिक इंपोर्टेंस का होता है, आपने पढ़ा होगा, ज्यादा बातें नहीं करते। एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू मैनी बुक, यानी ये वाला फैक्ट, ये वाला फैक्ट, ये वाला फैक्ट कैरेक्टरिस्टिक है एपिक का, केवल यही नहीं है जी, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। यानी ये चीज, यही सही जवाब है आपका, राइट। देख लीजिए, इसी तरह से जब आप प्रश्न आएंगे तो इसी तरह के प्रश्न 2016-2022 में एलटी ग्रेड आदि में बन रहे हैं। अब आप लोग अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है जी, या आपको उत्तर पाने में जरा सा देर लगता है, तो आपको ये बात मान के चलना चाहिए कि फिर आपकी तैयारी और ज़्यादा आपको मेहनत करने की, और ज़्यादा आपको अपनी क्लियरिटी पैदा करने की, और ज़्यादा अच्छे से उसे समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखिए जी, दूसरे प्रश्न को आप पढ़िए फटाफट। कहते हैं चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, बताइए इसमें चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन जी गलत है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ध्यान दीजिएगा। होमर इलियड इज इन ग्रीक, ये तो सही है जी। वर्जिल्स एनीड इज लैटिन, ये तो लैटिन में है, ये भी सही है जी। और मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज इन इंग्लिश, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट तो इंग्लिश में है जी, ये देखिएगा थोड़ा इसको सही। और यही चीज जो है ये सही जवाब आपका है, यानी डांटेस डिवाइन कॉमेडी फ्रेंच में नहीं है जी, राइट, यही इनकरेक्ट है जी आपका। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि डांटे की डिवाइन कॉमेडी किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक। देखिए सवाल जो है वो काफी गहराई से भी नहीं आते हैं, केवल उनके पूछने का अलग पैटर्न हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, और कभी कभी परीक्षा में हमारे बनते हुए गेम को, हमारी बनती हुई संभावनाओं को बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए आप लोग कोई कंफ्यूजन न रखिए, ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं बार बार बताता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन योर नॉलेज इज नथिंग, योर प्रैक्टिस इज एवरीथिंग जी, राइट। इस बात को आप हमारे ध्यान दीजिएगा। आगे सवाल पे बढ़ते हैं ताकि हम लोग सारे सवालों को अटेम्प्ट कर सकें, ध्यान दीजिएगा। ओके, तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है जी, पढ़िए। कह रहा है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें भी बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है जी। पढ़िए आप लोग जरा, तब मैं बताना शुरू करूं आप लोगों को। 2 मिनट आप लोग पढ़ लीजिए 10 सेकेंड के लिए। इसी तरीके से आप लोगों को एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जी प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि इसी तरह की प्रैक्टिस ही आपकी तैयारी को जी परफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग ट्रेडिशनल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन को, वही सवाल वही किताबें बार बार घुमा के, है ना, तो ठीक है वो भी सही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन हो, थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, उनसे आप सभी लोगों को भागना नहीं चाहिए, उन्हें आपको फेस करना चाहिए जी। बाकी कोई कठिन नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज़ टफ है, इसमें कोई चीज़ बहुत, केवल इसको सेट अलग पैटर्न पे थोड़ा मैंने करने की कोशिश किया है। तो आप देखिए, तो कह रहे हैं सॉनेट्स, आप पूरी तरीके से इस पे अपनी कमांड रखिए। सॉनेट्स वर रिटन फर्स्ट रिटन इन इटली, यानी सॉनेट पहली बार इटली में लिखा गया। ये तो जी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं जी, है ना। उत्तर का जवाब आपको यहाँ दिया जाएगा। शेक्सपियरियन सॉनेट इज कॉल्ड इंग्लिश सॉनेट, तो क्या शेक्सपियरियन सॉनेट को इंग्लिश सॉनेट कहा जाता है जी? हाँ जी, शेक्सपियरियन सॉनेट को इंग्लिश सॉनेट कहा जाता है, ये सही है। और फिर कह रहा है इंग्लिश सॉनेट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इटालियन सॉनेट, जो इंग्लिश सॉनेट है जी वो मॉडिफाइड फॉर्म, यानी बेहतर किया हुआ, सुधारा हुआ, उसको मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ इटालियन सॉनेट। यानी सॉनेट जो होता है वो अपना ऑरिजिन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉनेट वाज रिटन इन इटली, है ना। आप लोग जानते होंगे पेट्रार्क ने लिखा था, फिर पेट्रार्क के बाद जो है वो सॉनेट कौन इंपोर्ट करता है उसको इंग्लैंड में, ये सब मैंने पढ़ाया है, आप लोग वहां से पढ़िए, ज्यादा मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता आप लोगों को, राइट। तो sonnet, English sonnet is modified form of Italian sonnet,
यानी जो इंग्लिश सॉनेट है वो इटालियन सॉनेट का ही तो मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी जी ये भी सही है। अब क्वेश्चन को मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं ताकि इससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो सके। यहां पे देखिए ये बड़ा माइन्यूट पॉइंट लिखे हुए हैं, पेट्रार्कन सॉनेट एंड इंग्लिश सॉनेट हैव द सेम स्टैंजा फॉर्म। क्या आप हमें बताइए पेट्रार्कन सॉनेट और इंग्लिश सॉनेट का क्या जो उनका स्टैंजा फॉर्म है क्या वो सेम है? नहीं जी। पेट्रार्कन सॉनेट कैसे लिखे गए थे आप हमें बताइएगा। वो क्या थे? ऑक्टेव थे और क्या थे जी? सेस्टेट थे। ठीक है ना। ये 8 लाइन का स्टैंजा था और ये जी 6 लाइन के स्टैंजा पे लिखा गया था पेट्रार्कन। तो इंग्लिश सॉनेट कैसे लिखे गए? इंग्लिश सॉनेट को कैसे लिखा गया था जी बताइए। शेक्सपियरियन सॉनेट में क्या होता है अभी मैं अगले सवाल में आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, अभी वो सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो समझ गए ना। इतनी बारीकी से आप लोग प्रश्नों को थोड़ा सा आदत डालिए कि प्रश्नों को हम लोग पढ़ें और उनके सही जवाब तक हम एक ही बार में पहुंच जाएं। हम लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अपनी तैयारी को परफेक्ट कर सकते हैं जी। ध्यान दीजिएगा। तो मिल गया आप लोगों को सही जवाब। सही जवाब आपका ये है, यानी ये इनकरेक्ट ऑप्शन है जी। ये बात सही नहीं है। ओके, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लगने दीजिए थोड़ा। अब आप लोग पहले देख लीजिए जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने को भी फटाफट देखते रहिए। सवाल हर लेवल के आपके लिए सेट किए जाएंगे, यानी कि जो टफ होंगे, जो मीडियम दर्जे के होंगे, है ना, हर तरह के हर लेवल के सवाल आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। हर क्वेश्चन लाए जाएंगे, चाहे वो मोस्ट कंफ्यूजिंग हो, चाहे वो मोस्ट अपेयरिंग क्वेश्चन हो जी, है ना। जो बहुत बार आने वाले जो सवाल होते हैं उनको भी हम लोग लाएंगे। जो क्लीशे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जी, क्लीशे टाइप समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत बार पूछे जाने वाले। पढ़िए जरा फटाफट। देखिए मैं आप लोगों को वन लाइनर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको भी बताता रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। बताइए, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा ऑप्शन, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। शेक्सपियर अडॉप्टेड द पैटर्न ऑफ सोनेट राइटिंग सजेस्टेड बाय। पूछ रहा है कि शेक्सपियर ने अडॉप्ट किया पैटर्न ऑफ सोनेट राइटिंग, यानी सोनेट राइटिंग के पैटर्न को अडॉप्ट किया, सजेस्टेड बाय, वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, है ना। तो क्या पेटार्क का? नहीं जी। शेक्सपियर डिड नॉट राइट सोनेट ऑन द पैटर्न ऑफ द पेटार्क। ओके, तो किसके? फिलिप सिडनी के? नहीं जी, इन्होंने किसके? थॉमस यार्ड का। राइट। चलिए, सही जवाब है यही। आगे ध्यान दीजिएगा, 5वें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। ओके, ये देखिए जी, कहते हैं शेक्सपियरियन सॉनेट्स कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन। शेक्सपियर के सोनेट भी 14 लाइन के हैं जी, समझते होंगे। डिवाइडेड इनटू, अब वही बातें जो अभी मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था, शेक्सपियर के सोनेट में क्या होता है? 4 क्वार्ट्रेन्स फॉलोइंग बाय अ कपलेट। क्या 4 क्वार्ट्रेन होता है? एक क्वार्ट्रेन में कितनी लाइन होती है जी? 4 लाइन होती है, ठीक है ना। तब तो ये 16 हो जाएगा जी। तो क्या ये होता है? ये नहीं होता है जी। क्लियर? ये भी नहीं है। 3 क्वार्ट्रेन फॉलोइंग बाय अ कपलेट, यही जवाब आपका जी सही है। ऑक्टेव और सेस्टेट तो पेटार्कन सोनेट में होते, नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं होता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी सही है जी। राइट। ओके, आगे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए आप लोग इस प्रश्न को जल्दी देखिए जी। ओके, चलिए मैं पढ़ रहा हूं, अब आप लोग भी देखते रहिए अपने मन में, अपनी कॉपी और पेन पे आप लोग सही जवाब को सिलेक्ट कीजिए। कह रहा चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें इनकरेक्ट कौन सी बात इनकरेक्ट है जी, है ना। इनकरेक्ट ऑप्शन को आप चूज कीजिए। कहते हैं एन ओड इज अ लिरिक पोयम। क्या बताओ एक ओड लिरिक पोयम होती है? हाँ जी, लिरिक पोयम होती है ना। एन ओड इज रिटन इन फॉर्म ऑफ एड्रेस, एंड ओड को एड्रेस यानी संबोधन के रूप में लिखा जाता है। हाँ जी, ओड को संबोधन के रूप में लिखा जाता है। फिर तीसरी बात कह रहा है एन ओड एक्सप्रेसेस इमोशन एंड फीलिंग ऑफ द पोएट। जो ओड होती है वो इमोशन और फीलिंग को कवि के व्यक्त करती है।
सो एन ओड इज नॉट इन लिरिकल फॉर्म मूड, इसलिए जो होता है ओड एक लिरिकल मूड में नहीं होता है, एक लिरिकल पोयम नहीं होती है। क्या ये सही है? नहीं जी, ये देखिए कहा कह रहा है यहाँ पे कि ओड जो होता है लिरिकल होता है। ओड जो क्या होता है जी, वो ओड एक प्रकार का लिरिक पोयम ही होती है, यानी लिरिक पोयम ही एक प्रकार का, ओड भी लिरिक है और ओड लिरिकल पोयम होती है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, शो एन ओड इज नॉट इन लिरिकल मूड। देखिए ऐसे ही प्रश्नों को लाया जाता है, यही सही जवाब है आपका। और फिर कह रहे हैं द ओड फाउंड इट्स ऑरिजिन इन ग्रीक, यानी ओड की लिखने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई जी, तो ओड को लिखने की परंपरा जी ग्रीक से शुरू हुई। मैं आपको बाइलिंगुअल होकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ विद्यार्थियों से कि मैं अपने आप को बार बार वेरी ऑफन आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बाइलिंगुअल सो दैट ऑल टाइप ऑफ द स्टूडेंट मे बी ब्लेस्ड विद माई टीचिंग, ठीक है ना जी, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो द ओड फाउंड इट्स ऑरिजिन इन ग्रीक, यानी ओड जो होता है अपना ऑरिजिन कहाँ पाया, ग्रीक के बाद, तो सही है। तो सही जवाब कौन सा है जी, सी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, प्रश्न के लेवल कुछ इसी तरह से होंगे, क्योंकि ये लेवल 2016 2022 में जो पेपर हुआ एलटी ग्रेड आदि को, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों को। चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो कोई भी प्रश्न होंगे जी, वो थोड़े से बदले हुए रूप में आपको दिखाई देंगे आगामी परीक्षाओं में, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान से आप इसे पढ़िए, जवाब दीजिए प्रश्न का। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका नाम लेवल 3 है जी। लेवल 3 का मतलब ही होता है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, केवल तैयारी अंतिम चरण में है, इसको हम लोग कहते हैं ना। देखिए मैंने YouTube पर वीडियो भी डाल रखा है आप लोगों का कि लेवल 3 मतलब तैयारी अंतिम चरण में, कि मान लो आपकी परीक्षा बस 1 महीने बाद होने जा रही है, 15 दिन बाद होने जा रही है, तैयारी अंतिम चरण में जी, राइट। चलिए बताइए अब आप लोग फटाफट देखिए, आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा जी, है ना, या अपने मन में अपनी कॉपी या पेन पे आपने पढ़ लिया होगा। फट से 1 मिनट में आपको पढ़ना है और सही जवाब तक 1 मिनट में क्या और कम ही समय में आप लोगों को पहुंच जाना है जी, राइट। यानी मिनट भी नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, मुश्किल से आप लोगों को 5-10 सेकंड में ही सही जवाब तक फट से पहुंच जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं चूज इनकरेक्ट, यहाँ देख के चलिएगा जी, करेक्ट चुनना है कि इनकरेक्ट चुनना है। ज्यादातर विद्यार्थी यहीं से धोखा खा जाते हैं, वो इनकरेक्ट और करेक्ट को उनके दिमाग में एक बार सेट हो जाता है। बार बार आप यहाँ पे नजर गड़ाइएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, किसमें इनकरेक्ट बात कही गई है। पढ़िए, द मोक एपिक इज अ पैरोडी, यानी मोक एपिक एक पैरोडी होती है ऑफ द रियल एपिक बट इट हैज सीरियस सब्जेक्ट। देखिए कैसे गलती को यहीं छिपा दिया गया, यानी जो सीरियस एपिक होते हैं रियल एपिक में सीरियस सब्जेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना, रियल एपिक में सीरियस सब्जेक्ट होते हैं, और जब मॉक एपिक होगा तो पैरोडी होता है रियल एपिक का, लेकिन उसका जो विषय वस्तु होगा वो सीरियस नहीं होगा, वो तुच्छ होगा। वो क्या होगा जी, तुच्छ होगा, वो महत्वहीन होगा, वो छोटा मोटा विषय होगा। हिंदी में समझा रहे हैं जी, वो छोटी मोटी विषय पर लिखा जाएगा, यानी हम लोग उसी को कह लें वो ट्रिवियल सब्जेक्ट पर होता है, वो ट्रिवियल सब्जेक्ट पर होता है जी, राइट। तो यही विकल्प आपका जवाब सही हो गया। लेकिन आगे और हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं तो केवल उससे हम लोग अपने ज्ञान को ताकि इन्हेंस कर लें जी, हम अपने ज्ञान को, हम अपनी समझ को, हम अपनी जो है प्रश्नों पे अपनी पकड़ को हम लोग लगातार इन्हेंस करते रहें, उसका वर्धन करते रहें, बढ़ाते रहें, ताकि हम लोगों को आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ मिले जी। ओके, तो मॉक एपिक फाउंड इट्स ऑरिजिन, मॉक एपिक जो है वो अपनी ऑरिजिन को पाया, कहाँ पाया जी, इन इटली एंड फ्रांस, ये भी बात जी सही है। और मॉक एपिक इज डिजाइंड टू प्रोवोक सैटारिकल ह्यूमर, यानी जब मॉक एपिक लिखा जाता है
तो उसका मकसद ही होता है सटायर करना जी, राइट, व्यंग कसदा, ओके, सटायरिकल ह्यूमर। और मॉक एपिक रिफर्स टू नॉट जेन्युइन एपिक, यानी मॉक एपिक का मतलब ही होता है नॉट जेन्युइन एपिक, नॉट रियल एपिक, ठीक है ना जी, नॉन रियल एपिक। समझ में आया कि नहीं आया जी? ओके, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया। अगर आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूं कि फिर आपकी समझ जो है वो लिटरेरी टर्म पे बहुत मजबूत हैं आप, राइट, समझने की कोशिश करिए। ओके, देखिए ऐसे ही प्रश्नों को रखा जाता है जब हम लोगों के पास, आप लोगों के पास जी कम समय होता है और आप लोगों को फटाफट तुरंत ही डिसीजन लेना होता है, तुरंत ही ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं और परीक्षा का दबाव भी आप लोगों पर होता है, तब उस समय आप लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो जाती है। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस किए रहते हैं तो चूक होने की संभावना खत्म हो जाती है। चलिए जी, राइट, आगे बताइए आप लोग, तुरंत देखिए हर लेवल के सवाल आप लोगों के लिए लाए गए हैं। ऐसे आप लोग पढ़े ही होंगे सब, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हो तो लेवल 1 में मैंने ये सब वीडियो, बैलेड है, एलजी है और सोनेट है और ये है मेमोर है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए जी, राइट, ये सब पढ़ाया गया है। एस्से फाउंड इट्स ऑरिजिन, बताइए एस्से लिखने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, बताइए जरा जी, स्पेन से कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से कि इटली से? तो सीधा जवाब आपका है जी फ्रांस से। आपने मॉन्टेंग का नाम सुना ही होगा जी, मॉन्टेंग, मॉन्टेंग फादर ऑफ एसे और बैकन फादर ऑफ इंग्लिश एसे, है ना। यहाँ पे बहुत समझिएगा, आप लोग जानते होंगे लेकिन मैं बताना अपना ड्यूटी समझता हूँ, मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। मॉन्टेंग फादर ऑफ एसे और बैकन फादर ऑफ इंग्लिश एसे, राइट, समझ गए होंगे। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सब बड़े छोटे, ये सब क्लीशे टाइप के क्वेश्चन, एसआई शब्द दिया था तो उसका मतलब क्या होता है जी, बताइएगा आप लोग। ये तो जवाब ये रहा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे, एक मिनट सेट करते हैं। चलिए पढ़िए आप लोग प्रश्न को जल्दी, फटाफट। सही जवाब अपना सिलेक्ट कीजिए जी, चूज करिए ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, पढ़िए फटाफट। थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हट के भी पढ़ने की आप लोग कोशिश करिए, है ना। उनको हम लोग फालतू का प्रयास नहीं मानते, वो एक आपके लिए जी बहुत ही ज़रूरी है, वो कोई सुपरफ्लुअस एफर्ट नहीं होगा आपका, वो एक इंटेग्रल पार्ट होता है आपकी तैयारी का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। When a piece of literature is evaluated by the rules or principle laid down by the ancient Greek or Latin critics, यही जो एंशियंट ग्रीक और लैटिन है जी, इन्हीं को कहीं लिखा हो सकता है, कहीं प्रश्नों में क्लासिकल राइटर या क्रिटिक, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं अपना बताना कर्तव्य समझता हूँ आप लोगों को। क्लासिकल राइटर और क्रिटिक, उसको कोई ये नहीं सोचेगा नहीं सर क्लास बोरिंग हो गई, आप छोटी छोटी बात बताते चल रहे हो जी, छोटी बात भी कभी कभी बड़ी हो जाती है। ये बातें वो लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन जो है वो 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, है ना, से चूक जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि जरा जरा से छोटी छोटी चीज पर भी हम लोगों को अपनी पकड़ बना के रखना चाहिए। तो कहते हैं व्हेन अ पीस ऑफ लिटरेचर इज इवैल्यूएटेड बाय अ रूल्स प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द एंशिएंट ग्रीक और लैटिन क्रिटिक्स आर ऑथर, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन और जजमेंट इज कॉल्ड, है ना। तो बताइएगा, मैंने कहा कि व्हेन अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इज इवैल्यूएटेड by the principle laid down by the classical writer, this type of the criticism is called what criticism, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि when a piece of literary work is judged by the principle or standard set by laid down by the Greek writer or Latin writer or classical writer,
तो दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज कॉल्ड, इस प्रकार की क्रिटिसिज्म को कहा जाता है। कौन सा क्रिटिसिज्म कहा जाता है जी बताइए? डिस्क्रिप्टिव? नहीं जी, ये नहीं कहा जाता। मैं बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कहा जाता। एस्थेटिक कहा जाता है? नहीं जी, ये भी नहीं कहा जाता। तो क्या लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म होता है। हमें बताइए, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को बढ़ाते रहिए अपने। जुडिशियल क्रिटिसिज्म जी कहा जाता है इसको। एक सवाल आपका और भी यहाँ से जोड़िए अपने ज्ञान भंडार में, राइट। ये चीज जी, यही चीजें आपको हमेशा प्रैक्टिस के साथ, देखिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे भी सकता हूं, लेकिन उस तरह प्रैक्टिस सेट से कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से जी आप मेरे साथ प्रश्नों को फटाफट हल करिए, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, आप अपने से भी हल करिएगा, कोई बात नहीं है जी। ठीक है, आप फटाफट इसको हल करिए। आगे बढ़ते हैं। आप खुद भी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं जी, आप लोग तो टेक्निकल होंगे मेरे से ज्यादा। चलिए सही हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, आगे बताइए, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आप लोगों से पूछने की कोशिश की गई है। एन इगोटिस्टिकल एसे इज कॉल्ड, बताइए इगोटिस्टिकल एसे को कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है जी? पर्सनल एसे, लॉन्ग एसे, इम्पर्सनल एसे, नॉन ऑफ दीज। बताइए जल्दी फटाफट। और किसके एसे को इगोटिस्टिकल एसे कहा जाता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जी, सब बताइएगा। तो ये होता है जी पर्सनल एसे, ठीक है ना। अब पर्सनल एसे क्यों इगोटिस्टिकल होगा, आप ये शब्द जानते होंगे, इगोटिज्म भी जानते होंगे। ईगो तो आप जानते ही होंगे जी, ईगो को क्या कहते हैं हम लोग? स्नोवरी भी कहते हैं। सब आप लोगों को मैं बताता चला जाऊंगा। स्नोवरी ही क्या है जी? यही है जी हमारे अंदर की जो सुप्रियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुप्रियरिटी कॉम्प्लेक्स आप समझते होंगे जी, श्रेष्ठता की भावना, कि जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है ना, कि मैं ही मैं हूँ, जो मैं जानता हूँ मैं ही परफेक्ट हूँ, मेरे अलावा और कोई परफेक्ट नहीं है, श्रेष्ठता की भावना, तब वहीं पे ईगो होती है। तो जब वो पर्सनल एसे राइटर लिखता है, तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर ईगो होता है, ईगोटिज्म को भी बढ़ावा देता है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है ईगोटिस्टिकल एसे, राइट। आप लोग देखिएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार ये पूछा भी गया है, ठीक है ना जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को आप लोग फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन को जल्दी देखिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं जी, 10 सेकेंड। अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए फटाफट। मेमोर में जी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर इसका वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा जी, आपकी तैयारी में परफेक्शन आपको मिल सकता है। जल्दी बताइए जी, शुरू करें। देखिए, व्हाट इज नॉट एलिमेंट, यहां से बहुत हमेशा यहां पे नजर गड़ाइएगा जी। कभी कभी ये पूछता है कि क्या एलिमेंट होता है, क्या नहीं होता है, क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है। यहां से थोड़ा सा, नॉट एलिमेंट ऑफ मेमोर, मेमोर का क्या एलिमेंट नहीं है। तो कह रहा है पहला, मेमोर इज अ पर्सन्स रिटन अकाउंट ऑफ हिज हर ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना जी। मेमोर जो होता है एक व्यक्ति का लेखा जोखा होता है, विवरण होता है अपने जीवन का और अपने अनुभव का। तो क्या ये सही है जी? बताइए। इन अ मेमोर राइटर गिव्स अकाउंट ऑफ हिज एंटायर लाइफ, लेखक जो होता है मेमोर में, लेखक गिव्स अकाउंट ऑफ हिज एंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन का जो है वो वर्णन करता है, अपने पूरे जीवन का अकाउंट देता है। फिर कह रहा है, मेमोर इज नॉट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, मेमोर जो होता है वो व्यक्ति के, जो मेमोर लिखता है उसके जीवन का हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं होता है जी, समझ में आया। और मेमोर इज नरेशन ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंस, फीलिंग, नॉलेज विच ही शेयर्स विद अदर थ्रू हिज बुक्स ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, कि मेमोर जो होता है वो वर्णन होता है लेखक के अपने अनुभव का। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जी,
ओके, देखिए ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, लेखक अपने जन्म यानी कि अपने बर्थ को, अपनी लाइफ को, अपनी एजुकेशन को पूरा का पूरा वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देता है जी, ठीक है ना। अब मेमोयर में क्या होता है, अंडर द मेमोयर एन राइटर गिव्स द डिस्क्रिप्शन और द नरेशन ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस इन द पर्सनल फील्ड, ठीक है ना, किसी अपने निजी क्षेत्र में, और वो है एक अपना अनुभव देता है जी, ठीक है। तो बताइएगा अब क्या है, तो ये तो जी ये एलिमेंट तो होता ही है आपका मेमोयर इज अ पर्सन्स रिटन अकाउंट। बताइए जल्दी आप लोग फटाफट। ओके, क्लियर, यही विकल्प आपका जी, ओके, यही विकल्प बी आपका जी सही है, ठीक है। ओके, तो मेमोयर राइटर गिव्स, इन मेमोयर राइटर गिव्स अकाउंट ऑफ हिज इंटायर लाइफ, लेखक अपने पूरे जीवन का जो है वो अकाउंट नहीं देता है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर फील्ड का देता है, यही एलिमेंट जो है वो मेमोयर का जी नहीं है। ओके, बाकी ये तो होता ही है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक, तो विकल्प आपका ये जी सही है। ओके, ध्यान देते हैं आगे, बताइए अब आप लोग, पढ़ाया गया है आप लोगों को, चलिए कहते हैं चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, ये सवाल आप लोग जल्दी जी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पे है, फटाफट बताइए। देखिए इसमें कौन सी बात ऑटोबायोग्राफी के बारे में नहीं है जी, कौन सी बात गलत कही गई है, ठीक है ना। एन ऑटोबायोग्राफी इज क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ अ पर्सन्स रिटन बाय दैट पर्सन, कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी जो होता है क्रोनोलॉजिकल, आप जानते होंगे काल क्रमिक होता है जी, काल क्रमिक है ना, कब पैदा हुआ, कहाँ पला बढ़ा, कहाँ एजुकेशन प्राप्त किया, कहाँ उसने जॉब किया, उसने अपने जीवन में क्या किया, ये सब एक काल क्रमिक जो होता है क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स ब्यौरा होता है ऑफ अ पर्सन्स, और रिटन बाय दैट पर्सन, जिस व्यक्ति का ब्यौरा होता है, जिस व्यक्ति के क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स होती है, उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है जी। तो ये बात तो ऑटोबायोग्राफी के अर्थ में जी ये तो सही है बात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एन ऑटोबायोग्राफी इज अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स बर्थ, बर्थ इसको सही कर लीजिएगा जी, बर्थ और एजुकेशन चैलेंजेज जो चुनौतियां होती हैं, अचीवमेंट गिवन बाय द पर्सन, वही फिर बात कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी में एक व्यक्ति के जन्म का, उसकी शिक्षा का, उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, उसकी उपलब्धि का वर्णन होता है और उसी व्यक्ति के द्वारा, ये भी बात जी सही है ना। ऑटोबायोग्राफी के बारे में, एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जब लेखक ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखता है। ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, यानी ये भी बात जी क्या है, सही है। और एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन इन द थर्ड पर्सन और द सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यही बात जी सही नहीं है, ठीक है। अर्थात हम लोग नतीजे पर पहुंचते हैं कि विकल्प जो है ये वाला सही है, विकल्प डी जी सही है। ओके, इनकरेक्ट, यहीं पे इनकरेक्ट बात कही गई है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बताइए आप लोग फटाफट, ध्यान देते रहिए आप लोग जी। यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह की वीडियो को आप लोग पाने के लिए आप मेरे चैनल को जी सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, ताकि आप लोगों को जितने भी मैं टेस्ट वगैरह कराता रहूं वहाँ पे आप लोग सारा अपडेट पाते रहें। और मैं आप लोगों को सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस है ना, आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही एप्लीकेशन पे क्लास शुरू होने वाली है। और जिन विद्यार्थियों को एप्लीकेशन पे क्लास लेना हो जी है ना,
तो वो संपर्क कर सकते हैं। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के सवाल जी लैंग्वेज पे, टेंस पे, है ना, एक्टिव पैसिव पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, है ना, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पे, सिंथेसिस पे, इडियम्स पे, फ्रेजल मीनिंग पे, वोकैब पे, जो टीजीटी पीजीटी के हिसाब से जितने भी आज तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको, अनसीन पैसेज पे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पे जी, इन सब पे मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप लोग यूट्यूब पे जुड़िए, आप लोग एप्लीकेशन पे जुड़िए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जी, राइट। और नहीं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्न को जरा जल्दी से आप लोग करें जी। ऑप्शन अपना सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए प्रश्न को मैंने इसको सेट किया फटाफट आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी? तो कह रहा है अ बैलेड इज अ लॉन्ग सॉन्ग। बैलेड थोड़ा सा जी लंबा गीत होता है, लेकिन एपिक से ज्यादा लंबा नहीं होता है और लिरिक्स से ज्यादा लंबा होता है जी, ये बात समझना है आपको। अ बैलेड इज अ लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, चाहे वो गीत होता है चाहे कविता होती है, दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी बताता है। ये बात बैलेड के अर्थ में जी सही है, बैलेड के, हाँ जी सही है। फिर कहते हैं अ बैलेड इज रिटन इन इम्पर्सनल टोन। बैलेड को क्या इम्पर्सनल टोन में लिखा जाता है जी? बैलेड को क्या इम्पर्सनल टोन में लिखा जाता है जी? हाँ जी, बैलेड को जो है वो इम्पर्सनल टोन में लिखा जाता है, क्योंकि वो कहानी कही जा रही है, लेखक उसमें अपना कोई निजी बात नहीं बता रहा है, तो ये इम्पर्सनल में ही लिखा जाता है, इम्पर्सनल टोन में। और जब कोई, ठीक है जी, ओके। तो फिर कह रहे हैं अ पोएट यूजेस रेफ्रेन इन बैलेड। रेफ्रेन मैंने पढ़ा रखा है, बैलेड आप लोग देख लीजिएगा जी, अगर जरा सा किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग, बैलेड मैंने पढ़ाया वहां से आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये भी जी बैलेड में रेफ्रेन होता है। तो क्या कहते हैं अ बैलेड इज सब्जेक्टिव इन नेचर। क्या बैलेड सब्जेक्टिव होता है? बैलेड में कोई, क्या जो बैलेड होता है क्या उसमें जो कवि होता है गाने वाला, क्या वो अपना निजी अनुभव गाता है? क्या वो अपनी निजी पीड़ा को गाता है? क्या वो अपनी निजी समस्या को गाता है? क्या वो अपनी निजी दुख की भावना को गाता है? नहीं जी, ये सब निजी नहीं होते हैं। तो जब निजी नहीं होता तो सब्जेक्टिव कैसे होगा? सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी ये बैलेड इज सब्जेक्टिव इन नेचर, ये गलत है, ठीक है ना जी। यानी कि आपका ऑप्शन, इसको आप पढ़ लीजिएगा जी, जो मैं बात कह रहा हूं पता चल जाएगा, यानी विकल्प आपका डी सही है जी, ओके। आगे जी बताते हैं आप लोग फटाफट, ओके। कहते हैं थॉमस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, पढ़िए आप लोग, पहले आप लोग पढ़िए 5 सेकंड के लिए। थॉमस ग्रेस एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये बहुत ही सतह का सवाल है जी, बहुत ही जी क्वेश्चन है, फट से आप लोगों को दे लेना चाहिए, जरा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसी तरह से हम लोग तैयारी करके आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को एकदम से परफेक्ट कर सकते हैं जी, ओके। तो क्या है जी बताइए, क्या इल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पेस्टोरल इल्जी है? नहीं जी, पेस्टोरल इल्जी नहीं है। तो क्या पर्सनल एलजी है? नहीं जी, पर्सनल एलजी भी नहीं है। तो क्या है जी? इम्पर्सनल एलजी, विकल्प सी सही है जी, ठीक है ना। आपको पता होगा कि एलजी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पर्सनल एलजी एंड इम्पर्सनल एलजी। पता होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना जी। इम्पर्सनल एलजी, पर्सनल एलजी में क्या होता है? इन पर्सनल एलजी पोएट मॉन्स द डेथ ऑफ समवन्स डियर, है ना, अपनी किसी निकट प्रियजन की मृत्यु का वो शोक मनाता है। और इम्पर्सनल एलजी में क्या होता है जी? इन इम्पर्सनल एलजी पोएट डज नॉट मोर्न द डेथ ऑफ समवन्स डियर, अपनी किसी प्रियजन की मृत्यु का वो शोक नहीं मनाता है। जैसे डॉबर बीच आप पढ़िए, है ना जी, मैथ्यू अर्नॉल्ड की डॉबर बीच, वो भी इम्पर्सनल एलजी है, क्योंकि इन डॉबर बीच पोएट डज नॉट मोर्न द डेथ ऑफ समवन्स डियर, ओके। ही मॉन्स वो शोक मनाता है ना, ही लैमेंट्स वो बिलाप करता है, किस चीज का? ओके जी, लॉस ऑफ रिलीजियस वैल्यू एंड इंक्रीजिंग मैटेरियलिज्म, और बढ़ती हुई भौतिकतावाद का वो शोक मनाता है, ठीक है ना। तो पर्सनल एलजी, इन पर्सनल एलजी, पर्सनल एलजी आप समझ गए, पर्सनल एलजी में किसी की मृत्यु का शोक मनाया जाता है।
और इम्पर्सनल एलजी में क्या होता है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की निजी मृत्यु का शोक नहीं मनाया जाता। अब आप हमें ये बताइएगा एलजी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड में कवि किस चीज का शोक मनाता है, किस चीज पे विलाप करता है, किस चीज पे लैमेंट करता है जी। ओके, तो इम्पर्सनल एलजी का उदाहरण है। आगे बताइए जी आप लोग। व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिरिक, लिरिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है जी। देखिए सब कुछ आप लोगों के लिए आज अच्छे से लाने की कोशिश की गई है। व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिरिक, आप लोग सिलेक्ट करिए अपने जवाब को, मैं आप लोगों को बता रहा हूं जी। देखिए तो व्हाट इज नॉट, यहां से ध्यान दिए रहिए, क्या नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिरिक। तो कह रहे हैं अ लिरिक हैज म्यूजिकल क्वालिटी, लिरिक में म्यूजिकल क्वालिटी होती है जी। मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आ जाए समझ में, होती है। अ लिरिक इज सब्जेक्टिव इन नेचर, जो लिरिक होता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी कि लेखक लिरिक में क्या करता है, लिरिक में समझ लीजिए, समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिरिक में क्या होता है, इन लिरिक पोएट क्या करता है जी, पोएट एक्सप्रेसेस कभी व्यक्त करता है जो पर्सनल होते हैं, पर्सनल फीलिंग, अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करता है, चाहे वो सुख की हो, दुख की हो, प्रसन्नता की हो, कोई भी हो, तो उसको वो अपना वो फीलिंग को व्यक्त करता है ना। जैसे तुम कोई गीत गा रहे हो जी तो सब्जेक्टिव हो गया। और थोड़ा सा दूसरे उदाहरण से समझ जाओ, जैसे कि मेरी बात पे ध्यान देना, किसी मरीज से पूछा गया कि बताइए आपकी तबीयत कैसी है, तो मरीज कह रहा है कि मुझे थकान लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मरीज अपनी पीड़ा खुद ही बता रहा है ना, तो वो सब्जेक्टिव है। लेकिन जब डॉक्टर से पूछा गया कि बताइए मरीज की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर कहता नहीं मरीज अब ठीक है, पहले से बेहतर है। तो डॉक्टर जब बता रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव है जी, और जो खुद वो व्यक्ति अपना निजी बता रहा है, अपनी निजी तकलीफ बता रहा है, तो वो सब्जेक्टिव है। समझ जाइए, मैं इन सारी चीज को पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इसलिए यहां ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अ लिरिक इज सब्जेक्टिव इन नेचर, तो लिरिक जो सब्जेक्टिव होता है जी, ये भी सही है बात। फिर कह रहे हैं अ लिरिक इज नॉन नैरेटिव पोयम, लिरिक जो होती है वो नॉन, आप इन सारी चीजों को ध्यान दिए रहिए जी, एक भी सवाल आपके लिटरेरी टर्म से गलत नहीं होने पाएंगे। अभी मैं और भी सारे प्रश्नों को लाऊंगा, लेकिन समय सीमा जो है हम लोगों की यहीं समाप्त होती है, यहीं पे हम लोग विराम लेते हैं। इतने ही प्रश्न में, आगे प्रश्नों को हम लोग अगले सेक्शन में करेंगे, ठीक। तो लिरिक जो होती है सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। सब्जेक्टिव होने का मतलब जान गए ना जी, जब निजी मसले कहे जाएंगे, निजी भावनाएं, निजी विचार पर्सनल होंगे जब आप, तब आप सब्जेक्टिव होंगे। और अ लिरिक इज नॉन नैरेटिव पोयम, लिरिक जो होती है वो नॉन नैरेटिव पोएम होती है। नैरेटिव तब होगा जब कोई कहानी बताई जाएगी, कोई कहानी बताई जाएगी। तो क्या लिरिक में कहानी बताई जाती है? लिरिक में कहानी नहीं बताई जाती है, यानी ये नैरेटिव नहीं, नॉन नैरेटिव होता ही है। ये बात भी जी क्या है, सही है, आप लोग समझ जाइएगा, मैंने बहुत अच्छे से लिरिक को भी समझाया है। फिर कह रहे हैं, यहां पे ध्यान दो, अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम, लिरिक जो होती है एक शॉर्ट पोएम होती है। आप इस बात को हमेशा भी ध्यान रखिएगा, लिरिक जो होती है वो शॉर्ट होती है। अगर जब आप एक एक पॉइंट पे ध्यान नहीं दोगे जी, इसी तरह से प्रश्न आएंगे और आप लोगों का गेम जो है वो बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है ना जी। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, नो इम्पेचुअसनेस, नो रैशनेस, है ना। बिल्कुल काम और क्वाइट होके आपको अपने सही जवाब को सिलेक्ट करना होता है। और ये करने के लिए हम लोगों के पास एक बात मैं आपको बताता जा रहा हूं कि केवल नॉलेज, किसी चीज को पढ़ लेना जी पर्याप्त नहीं होता है। नॉलेज का मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई मतलब नहीं है आपका, नॉलेज ठीक है जी, मैं केवल इस संदर्भ में कह रहा हूं, है ना। नहीं तो आप बात को हमारे अन्यथा ले लीजिए, हमारे भावार्थ पे जाइएगा, शब्दार्थ पे नहीं। यानी नॉलेज आपका ठीक ही है, लेकिन जब हम लोग कहें सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन के लिए केवल नॉलेज ही आपका पर्याप्त नहीं है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए जी, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, जैसे देखिए आप टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो। तो तैयारी किस चिड़िया का नाम है जी, ये आप सोचिए एक बार कि व्हाट इज प्रिपरेशन, तैयारी क्या है। तैयारी होता है, तैयारी प्रिपरेशन मींस रीडिंग समथिंग फ्रीक्वेंटली, किसी चीज को बार बार पढ़ना। जब कंफ्यूजन हो जाए तो उसे फिर से क्लियर करो, उसको अगर कंफ्यूजन हो जाए तो उसे अपने मित्रों के साथ डिस्कस करो,
है ना जी। और फिर आप उसका टेस्ट दीजिए, फिर आप उसको अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, कई बार प्रैक्टिस करिए। यही सब जो प्रक्रिया है, दीज प्रोसेस है ना, और आर कॉल्ड प्रिपरेशन। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं जी, तैयारी करना कहते हैं। तो अच्छे से तैयारी किया जाए जी, राइट, ओके। तो आप लोग आप बात हमारी समझ चुके होंगे। अपने टॉपिक पर आते हैं फिर यहाँ से। अ लिरिक इज शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग इम्पर्सनल फीलिंग। क्या लिरिक जो होती है, यही बात तो अभी मैं कह रहा था कि लिरिक सब्जेक्टिव होता है। जब सब्जेक्टिव होगा तो सब कुछ जी पर्सनल होगा, निजी दुख निजी होगे। तो ये बात यहाँ देखिए गलत कह रहा है। अ लिरिक इज शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग इम्पर्सनल फीलिंग ऑफ पोएट, आइदर इट मे बी फीलिंग ऑफ जॉय या सॉरो। चाहे ये दुख की हो चाहे ये सुख की हो, तो क्या इम्पर्सनल फीलिंग होती है? नहीं जी, यही बात यहाँ पे गलत कहा गया है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक लिरिक का नहीं है, यानी कि अर्थात आप लोगों का विकल्प क्या है जी, डी सही है। ठीक, हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले सेशन में हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।